नमस्कार मित्रों। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुका है। पहला मैच होस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मिली हार। पहले उस मैच के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इंडिया की क्या प्रोबेबल टीम होनी चाहिए कल के मैच के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और क्यों और क्या चांसेस है इंडिया के, सिर्फ कल के मैच के लिए नहीं, टूर्नामेंट जीतने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। तो आज के मैच में मैंने फर्स्ट हाफ में जितना मैंने फॉलो किया, वो उसमें तो ये बात साफ थी कि दो सेंचुरियंस थे न्यूजीलैंड के, वही स्टार ऑफ द फर्स्ट इनिंग थे, विल यंग और टॉम लेदम। टॉम लेदम हमेशा से ही एक क्लासी लेफ्ट हैंडर मुझे लगते हैं, रिस्क फ्री खेलते हैं। आज भी उन्होंने वही किया, बड़े ही अच्छे गुड लुकिंग क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और एक बहुत ही स्पेक्टैक्युलर पारी खेली। डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान के पेसर्स ने किया। उनके तीन प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रौफ। नसीम शाह ने ठीक ठाक बॉलिंग की, लेकिन अफरीदी एवं हारिस रौफ, रौफ की तो बहुत पिटाई हुई। 8 के ऊपर का इकॉनमी गया उनका। अफरीदी भी ऑफ कलर ही लगे, तो यही था। इसीलिए न्यूजीलैंड ने एक अच्छा स्कोर पोस्ट किया। सेकेंड इनिंग्स में अगेन न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत सारे रन बचाए, बहुत ही कमाल की फील्डिंग की, जैसा वो करते आए हैं न्यूजीलैंड हमेशा से। प्रिडोमिनेंटली वो एक सुपर फील्डिंग साइड है। वो फील्डिंग में बहुत सारा रन हमेशा ही बचाते हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया। इनफैक्ट जो कैच था रिजवान अहमद का, जो आई थिंक फिलिप्स, यस राइट, फिलिप्स ने लिया, वो तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकता है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट वही मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। बिकॉज रिजवान एक इनफॉर्म बैटर है पाकिस्तान के लिए, और वो बहुत चीपली चले गए। कई सारे बॉल खेलने के बाद 14 बॉल उन्होंने खेले, सिर्फ 3 ही रन बना पाए। उसके बाद बाबर आजम ने एक अर्धशतकीय पारी तो खेली, लेकिन फिर वही पुराना इशू, उन्होंने बहुत सारे बॉल्स ले लिए। पता नहीं क्यों उनमें वो इंटेंट दिख ही नहीं रहा था। पहले बहुत ही सेफ खेल रहे थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड था फॉर अ प्लेयर ऑफ बाबर्स कैलिबर। बाबर से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है पाकिस्तान टीम, इनफैक्ट स्पेक्टेटर्स भी। तो एक तरीके से मैं कहूँगा इसे डिसअपॉइंटिंग 50+ इनिंग्स फ्रॉम बाबर। वो एक इम्पैक्ट किया पाकिस्तान के इनिंग्स को, जो जहाँ से वो फिर ऑलमोस्ट रिकवर कर ही नहीं पाए। सलमान आगा ने कमाल की पारी खेली, उन्होंने मोमेंटम को वापस लाया। अगर आगा और थोड़ी देर टिक जाते तो मैच रोमांचक बन सकता था, क्योंकि लोअर ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, इन्होंने दिखाया कि वो जल्दी रन बना सकते हैं। आगे के मैचेस के लिए पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऊपर के ओवर्स में अच्छे रन्स बनाए, ताकि नीचे का जो फायर पावर है वो फायर कर सके। तो ये था एक तरीके का एनालिसिस आज के मैच के लिए। अब बात करते हैं इंडिया की प्रोबेबल लाइनअप। मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओपनिंग में गिल रहेंगे और रोहित शर्मा रहेंगे। फर्स्ट अप विराट कोहली आएंगे, फिर श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल को मैं चुनूंगा। तो जिन स्पॉट्स पे क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे, उन स्पॉट्स में एक तो था विकेट कीपर ऋषभ पंत होंगे या केएल राहुल। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल के साथ स्टार्ट करना चाहिए अभी के लिए। देखना चाहिए कि क्या होता है। केएल राहुल ने एक्चुअली जब से उन्हें ये रोल मिला है, 2 साल होने को है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल। लास्ट इंग्लैंड सीरीज़ में उन्होंने बहुत बढ़िया तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की रही है। उस पर कोई कंप्लेन नहीं है। और बैटर तो वो हैं ही क्लासी, वो किसी भी वक्त गेम को पलट सकते हैं अपने बैटिंग के थ्रू। ये हमने 2023 एशिया कप में भी देखा था। तो केएल राहुल रहेंगे। उसके बाद आएंगे अक्षर पटेल,
फिर रविंद्र जडेजा, देन सॉरी अक्षर से पहले मैं हार्दिक को लाऊंगा, देन अक्षर, देन जडेजा। अब अक्षर को हार्दिक के पहले लाया जा सकता है फॉर द लेफ्ट हैंडर एडवांटेज, क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें टॉप 5 राइट हैंडर्स ही हैं। तो 6 में अगर पांड्या आते हैं तो 6 नंबर भी राइट हैंडर होगा। इनफैक्ट अक्षर ने जो बैटिंग स्किल्स दिखाया है, अक्षर को टॉप ऑफ द ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है राहुल के पहले। तो अक्षर, फिर जडेजा, एंड देन मैं कुलदीप को लूँगा। वरुण चक्रवर्ती को स्टार्ट नहीं करवाना चाहूँगा। रीज़न बीइंग कुलदीप इज़ अ प्रूवन कैंपेनर। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है लेकिन फिंगर स्पिनर है। और फिर 2 पेसर्स आएंगे, मोहम्मद शमी एवं अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप तो हैं ही एक इस्टेब्लिश बॉलर T20 के, मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मोहम्मद शमी कम बैक कर रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, खासकर तब जब जसप्रीत बुमराह उपस्थित नहीं है। अब वरुण चक्रवर्ती को ना लेने के पीछे एक और कारण भी है, वो ये है कि इंडिया सारे मैचेस दुबई में खेलेगी, कल की मैच भी दुबई में ही खेलेगी। अब दुबई में अगर इंडिया को सेकंड में बॉलिंग करना पड़े सेकंड हाफ में, तो इन दैट केस फिंगर स्पिनर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपने दुबई के स्टेडियम का रिकॉर्ड अगर देखा है, थोड़ा फॉलो किया है, तो दुबई में जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग ले लेती है, क्योंकि सेकंड हाफ में फील्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द ड्यू। वहाँ का ड्यू कुछ अजीब सा ही है, बहुत ही थिक होता है, बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल होता है, बॉल स्किट करके आती है, बैटिंग बहुत ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट इनिंग्स। जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कीजिए 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप का मैच, नाइटमेयर, 10 विकेट से हम लोग हारे थे पाकिस्तान से। तो वो भी कुछ वैसा ही था, सेकंड हाफ में कुछ हो ही नहीं रहा था, स्पिनर्स काम कर ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती उस मैच में खेले थे। तो इसलिए मैं कुलदीप को लूँगा, क्योंकि कुलदीप रिस्ट स्पिनर है, साथ ही वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और ODIs में वो ज़्यादा इस्टेब्लिश भी है, इनफैक्ट टॉप स्पिनर्स में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बुमराह की एब्सेंस कहाँ तक अफेक्ट करेगी। ज़रूर अफेक्ट करेगी। बुमराह वंस इन अ जनरेशन सॉर्ट ऑफ बॉलर है। वैसा बॉलर विश्व में एक जनरेशन में एक ही आता है। बुमराह ना हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के बॉलिंग स्ट्रेंथ में, क्योंकि बुमराह नॉट ओनली टॉप ऑफ द ऑर्डर नए बॉल से अच्छा कर सकते हैं, वो बीच में भी आके पार्टनरशिप्स ब्रेक कर सकते हैं, विकेट निकाल के दे सकते हैं, और एंड पे भी स्कोर को बांध के रख सकते हैं और गुच्छे में विकेट्स निकाल सकते हैं लोअर ऑर्डर बैटर्स के। बट जो बॉलिंग लाइनअप है ये भी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। अगर सही तरीके से रोहित शर्मा यूज़ कर पाए तो रोहित शर्मा मेरे हिसाब से वो कर लेंगे। वो लिमिटेड ओवर्स में एक बेहतरीन कैप्टन है, तो वो इनका ऑप्टिमम यूज़ कर ही लेंगे। अर्शदीप सिंह एक ऐसे बॉलर हैं जो विद द न्यू बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। लोअर डाउन द ऑर्डर उनके पास काफ़ी वेरिएशंस आ चुके हैं, वो एंगल्स को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, साथ ही उनकी यॉर्कर भी कमाल की है। मोहम्मद शमी अगर अपना 60 to 70% भी दे पाएँ तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखेगा इंडिया के लिए। एंड देन कुलदीप भी अगर अपना अराउंड 70% भी दे पाएँ, देन ऑल्सो वी विल बी एट अ वेरी गुड प्लेस व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और साथ में हेल्प करने के लिए तो हैं ही अक्षर और जडेजा एंड हार्दिक। तो इससे क्या होगा कि 6 बिल्कुल जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे रोहित के हाथ में। कोई एक भी बॉलर अगर नहीं चल रहा तो देयर आर 5 जेन्युइन ऑप्शंस, और बैटिंग भी इसमें स्ट्रॉन्ग है, सुपर बैलेंस है टीम का। बस होप ये करना है कि हार्दिक पांड्या कहीं चोटिल ना हो जाए, जैसा पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, और उसमें टीम की बैलेंस बिगड़ी थी। फिर भी टीम अच्छी कर ली थी, हम अनबीटन फाइनल तक तो पहुंच गए, लेकिन फाइनल में मुझे
लगा था कि हार्दिक की कमी खली थी टीम को, वो एक्स फैक्टर नहीं था। तो कल का मैच मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगी। बांग्लादेश की टीम मजबूत है, कैप्टन कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, बट स्टिल और मतलब देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। इंडिया अगर ठीक ठाक भी खेल लेती है, अपने टॉप फॉर्म में भी ना खेले, तब भी मैच जीत सकती है। और आगे के मैचेस से भी मुझे प्रत्याशा है कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड इस टीम के पास फुल पोटेंशियल है कि दे कैन गो ऑल द वे थ्रू टू द फाइनल। एंड देन फाइनल में आई डोंट नो हु दे वुड फेस, तो फाइनल की बात मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, बट आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम दिस टीम। अगर ये सेमीफाइनल तक जाके भी एलिमिनेट होती है, देन ऑल्सो आई विल से दैट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है, फिर मिलेंगे। और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।